हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सियल लाइन पर किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो उस डाइपोल को जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। माना हमारे पास डाइपोल हो गया ए बी, ए पर हो गया माइनस क्यू चार्ज, बी पर हो गया हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल लाइन जो हो गई हमारे पास माना 2a है। ठीक है, डाइपोल सेम सिस्टम ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सो दैट सबसे पहले हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q डॉट 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। अब हमने लेना है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कि माना जो है O इस डाइपोल का एक सेंटर हो गया और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होता है उस पॉइंट पर हम रख देते हैं टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो सबसे पहले हम देख लेंगे अगर O जो है इस डाइपोल का सेंटर है तो हमारे पास जो OA की डिस्टेंस है वो भी A हो जाएगी और OB की जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास A हो जाएगी। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो अलग अलग चार्जेस के कारण पॉइंट P पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उनकी डिस्टेंस देखनी पड़ती है। डिस्टेंस का मतलब है कि हम पॉइंट A से भी P को मिला देंगे और पॉइंट B से भी हम जो है P को मिला देंगे। अब जो ये OP लाइन है, ये OP जो है AB पर परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब है जो यहाँ एंगल होगा मानो वो 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पहले दोनों ट्राइंगल को देखें तो दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सेम ट्राइंगल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास इनकी वैल्यू है, AO की वैल्यू होगा हमारे पास A स्क्वायर हो जाएगा प्लस OP की वैल्यू हमारे पास R है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। या हम इसे लिख सकते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AP की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। सिमिलरली क्योंकि हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल है, जो दूसरा ट्राइंगल हो गया BOP, ये जो है AOP के सिमिलर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक जैसे हैं, तो हमारे पास जो BP स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास जो है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगी, या BP इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। अब हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे हमने एक्सियल लाइन पर किया था कि पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, फिर हमने माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो वैसे ही हम इसमें भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हम देखें तो ये भी प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रेपेल करेगा। तो अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करें तो वो उसको रेपेल करेगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। और इसके कारण हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, माना उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास E2 है, तो ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, E2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम उन दोनों को ही देखते हैं, E1 और E2 की वैल्यू कितनी होगी। तो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज जो हमारे पास पॉइंट B पर है, तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन हमारे पास होती है डिस्टेंस BP स्क्वायर, और BP स्क्वायर की वैल्यू हमने देखी हुई है, लिखी हुई है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन BP की वैल्यू देखें तो वो है हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब हमने E2 ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो अगर हम E2 की वैल्यू भी देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन उसकी डिस्टेंस वहां तक है AP, तो वो हो जाएगा AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर की वैल्यू हो गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के फॉर्मूले सेम है, इसका मतलब हो गया E1 इज इक्वल टू E2 कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो दो अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। अब हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स इधर की ओर अप्लाई कर रहे हैं और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो जो ऑब्जेक्ट आता है वो सीधा बीच की लाइन में आता है, बट हम उसको उस तरीके से नहीं देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने जो है 11th में वो वेक्टर एडिशन के लॉज पढ़े होंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें हमारे पास एक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक पैरेललोग्राम का शेप दे देंगे। उसमें हमारे पास लॉज में था कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम इसमें देखेंगे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर दो वेक्टर जो है पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा उसकी डायगोनल की डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब हो गया जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इसकी डायगोनल की डायरेक्शन में आएगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास यह। अब हम जो है रिजल्टेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम वेक्टर की फॉर्म में निकाल दें या हम उसके कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल दें। तो जैसे हमारे पास ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास आइसोस्केलस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें AP इज इक्वल टू BP है, तो सो दैट एंगल A और एंगल B भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो जो ये रिजल्टेंट है ये हमेशा जो है डायपोल के पैरेलल होगा। ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आपने पैरेलल लाइन से पढ़ा होगा कि जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर ये एंगल है थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये हमारे पास जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। पैरेलल लाइंस में हमारे पास अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले को देखें, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम कंपोनेंट देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा उसके साथ आएगा जिसके साथ वो एंगल ड्रॉ करता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर E1 sin थीटा। ऐसे ही हम अगर E2 का देखें तो E2 भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसे भी हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा E2 sin थीटा। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब हम E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को देखें तो हमने यहाँ पहले ही प्रूव कर दिया है कि E1 और E2 की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब है थीटा भी इक्वल है, तो sin थीटा की वैल्यू भी इक्वल होगी। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को देखें तो दोनों की स्ट्रेंथ एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के कारण पॉइंट P पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो किसके कारण होगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण होगा। तो सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमने देख रखा है यहाँ कि E1 E2 के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा।
तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2E1 cos थीटा। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने सब चीज की वैल्यू निकाली है, बस हमें चाहिए वैल्यू cos थीटा की। अब हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं cos थीटा की वैल्यू को। तो सो दैट सेम इन ट्राइंगल एओपी, क्योंकि हमने जो थीटा ले रखा था वो यहां ले रखा था, इसमें हम अगर cos थीटा निकालें तो हमें पता है cos इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए बेस हमारे पास AO है, हाइपोटेनस AP है, तो ये हो जाएगा AO अपॉन AP। अब हम वैल्यू देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है AO की वैल्यू है हमारे पास A अपॉन AP की वैल्यू है हमारे पास, हमने यहां निकाल रखी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू था हमारे पास 2E1 cos थीटा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई E1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, ये हो गया A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब हम इसको सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वहां 2 है, Q है और A है, हम इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डॉट 2A को हम एक साथ ले सकते हैं अपॉन इसको, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई करते टाइम उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो सॉल्व करते टाइम हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब हम देखें Q डॉट 2A हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसे ही हम आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।